नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 6 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रीलिम्स के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड अ 1500 रुपीज़ करोड़ इंसेंटिव स्कीम फॉर रिसाइकलिंग क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल के रिसाइकलिंग के लिए एक इंसेंटिव स्कीम आई है। ये स्कीम कौन से मिशन का पार्ट है? तो ऑप्शन है नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी मिशन और नेशनल मिनरल सिक्योरिटी मिशन। तो देखो ये क्रिटिकल मिनरल ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इजीली टिक कर सकते हो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो ये जो 15,000 रुपये करोड़ रुपए का इंसेंटिव स्कीम है वो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर है और इसका एम है रिसाइकिल करना मिनरल्स को फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस। और ये 2025-26 से लेके 2030-31 तक है एंड इट सपोर्ट्स लार्ज एंड स्मॉल रिसाइकलर्स इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स। ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेट्स हैव क्रॉस्ड 50% कवरेज इन इशूइंग यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड्स। तो यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड इशू करने में कौन से स्टेट ने 50% कवरेज क्रॉस किया है? तो ऑप्शंस आर तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा, कर्नाटका। नेक्स्ट इज बिहार, असम, त्रिपुरा, सिक्किम। नेक्स्ट इज केरला, गुजरात, झारखंड एंड राजस्थान। एंड नेक्स्ट इज आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा और कर्नाटका। तो यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड्स जो है वो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस फॉर डिसेबिलिटीज़ के अंडर है और ये क्रिएट करता है नेशनल डेटाबेस फॉर PWDs। डिस्पाइट ओवर 11 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग, ओनली तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा और कर्नाटका ने क्रॉस किया है 50% कवरेज। ठीक है। नेक्स्ट इज interstellar dust grains recently found to align with Milky Way's magnetic fields are composed of which materials? तो जो इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन्स हैं जो अभी मिल्की वे के मैग्नेटिक फील्ड्स में मिले हैं वो कौन से मटेरियल से बने रहते हैं? तो ऑप्शंस आर आयरन एंड निकल, नेक्स्ट इज सिलिकेट्स एंड कार्बोनेशियस मटेरियल, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिलिकेट्स एंड कार्बोनेशियस मटेरियल। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु जो है वो प्रोवाइड किया है स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशनल एविडेंस ऑफ इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन्स जो अलाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ। These micrometer sized grains are composed mainly of silicates and carbonaceous materials और ये they are key in star and planet formation and explain starlight polarization observed since 1949। ये एक्ट करते हैं कॉस्मिक स्टोरी टेलर्स के जैसे, ऑफरिंग इंसाइट इनटू गैलेक्टिक प्रोसेसेस इन द इंटरस्टेलर मीडियम। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज द बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन ऑन कारेगुट्टा हिल अलॉन्ग छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर इज नेम्ड। तो जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है कारेगुट्टा हिल में छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में, उसका नाम क्या दिया गया है? तो ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन थंडर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम दिया गया है। तो जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है ये लार्जेस्ट एंटी नक्सल मिशन है छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में और ये कंडक्ट किया गया जॉइंटली बाय CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस, DRG एंड कोबरा के द्वारा। एंड इट डिसमेंटल्ड अ मेजर नक्सल बेस कैंप, मटेरियल डंप्स और सप्लाई रूट्स अंडर द टफ कंडीशंस। जो ऑपरेशन है वो हाईलाइट करता है गवर्नमेंट के टारगेट को ऑफ अ नक्सल फ्री इंडिया बाय मार्च 2026। ठीक है। इसमें पर्सनल इन्वॉल्व जो है दे वर ऑनर्ड इन न्यू दिल्ली फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज एज पर अ रिसेंट स्टडी विच स्टेट इन साउथ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ रोजवुड ट्रीज़। तो रोजवुड ट्रीज़ की लोवेस्ट डेंसिटी कौन से स्टेट में है? तो ऑप्शंस आर रोजवुड ट्री को और क्या बोलते हैं? डलबर्जिया लेटिफोलिया, ये साइंटिफिक नाम है, याद नहीं करना है। ऑप्शंस आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। तो सही आंसर क्या है? तमिलनाडु। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, तमिलनाडु हैज़ द लोवेस्ट रोजवुड डेंसिटी इन साउथ इंडिया, जस्ट 2.85 ट्रीज़ पर 0.1 हेक्टेयर। तो 0.1 हेक्टेयर में सिर्फ 2.85 ट्रीज़ है। ठीक है। और रोजवुड को आइवरी ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है। ये एनहांस करता है सॉइल फर्टिलिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है एंड इट इज़ वाइटल फॉर इकोसिस्टम्स। ठीक है। तो यहाँ हुआ हमारा प्रीलिम्स वाला टॉपिक खत्म। अब हम मेंस के क्वेश्चंस में आते हैं। मेंस के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगापुर इन एडवांसिंग इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सिंगापुर का क्या सिग्निफिकेंस है ये बताना है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, इवैल्यूएट करना है प्रॉस्पेक्ट और कॉन्स्ट्रेंट्स इन दिस पार्टनरशिप। ठीक है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सिंगापुर के रिलेशन से स्टार्ट करेंगे और उसको लिंक करेंगे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से। तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है 2014 वाली, उसका एम है एनहांस करना इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और कल्चरल लिंकेजेस विद साउथ ईस्ट एशिया एंड बियॉन्ड।
विद इन दिस फ्रेमवर्क सिंगापुर एमर्जेस एज अ पाइवोटल पार्टनर। इस फ्रेमवर्क के अंदर सिंगापुर क्या है, एक पाइवोटल पार्टनर के जैसे एमर्ज करता है ड्यू टू जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन द स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड इट्स रोल एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब। और कहाँ पे, ग्लोबल फाइनेंशियल हब में जो उसका रोल है। सिग्निफिकेंस क्या है सिंगापुर का इन इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, सिंगापुर सिट्स एस्ट्राइड द मलक्का स्ट्रेट। तो सिंगापुर कहाँ है, मलक्का स्ट्रेट के पास है, थ्रू विच नियरली 40% ऑफ इंडिया ट्रेड पासिस, तो जहाँ से इंडिया का 40% ट्रेड पास होता है। इकोनॉमिक टाइज की बात करते हैं तो सिंगापुर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर। सिंगापुर क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर है आसियान में, और वो अकाउंट करता है फॉर ओवर 27% ऑफ टोटल FDI इनफ्लोज। सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करते हैं जो रेगुलर सिम्बिक्स नेवल एक्सरसाइजेज है, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है और जॉइंट ट्रेनिंग है, वो एनहांस करती है इंडिया के मैरीटाइम प्रेजेंस को। रीजनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो सिंगापुर सपोर्ट करता है इंडिया के पार्टिसिपेशन को आसियान लेड फोरम्स में और बूस्ट करता है इंडिया के रीजनल प्रोफाइल को। टेक्नोलॉजी और स्किल्स की बात करेंगे तो कोलैबोरेशन है फिनटेक में, स्मार्ट सिटीज़ में, स्किल डेवलपमेंट में, जो अलाइन करता है इंडिया के मॉडर्नाइजेशन गोल्स के साथ। तो अब ये हुआ इंडिया और सिंगापुर के बीच के टर्म्स। अब उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या है पार्टनरशिप के, तो एक्सपेंशन ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक थ्रू कॉर्ड आसियान इंटरफेस। तो कॉर्ड आसियान इंटरफेस के थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिजिटल इकोनॉमी में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, AI में, साइबर सिक्योरिटी में। रोल ऑफ सिंगापुर एज अ फाइनेंशियल गेटवे फॉर इंडियन कंपनीज इन ग्लोबल मार्केट्स। तो सिंगापुर का रोल है फाइनेंशियल गेटवे के जैसे फॉर इंडियन कंपनीज इन ग्लोबल मार्केट्स। ग्रोइंग पीपल टू पीपल टाइज है विद ओवर 6,50,000 इंडियंस रिसाइडिंग इन सिंगापुर। कंस्ट्रेंट्स और चैलेंजेस क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले चाइना का इन्फ्लुएंस। तो सिंगापुर की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है चाइना में, दैट में डाइल्यूट इट्स एबिलिटी टू फुली अलाइन विथ इंडिया। आसियान की जो सेंट्रलिटी है वर्सेस इंडो पैसिफिक विजन, तो हमको बैलेंस करना है इंडिया के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को विद आसियान्स कॉशियस अप्रोच। ट्रेड बैरियर्स की बात करते हैं तो लिमिटेड प्रोग्रेस है अंडर द इंडिया सिंगापुर CECA ड्यू टू कंसर्न्स ओवर सर्विसेज एंड मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। तो सर्विसेज के रेफरेंस में और मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स के रिस्पेक्ट में। जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ की बात करेंगे तो सिंगापुर मेंटेन करता है एक बैलेंसिंग पोस्चर बिटवीन USA, चाइना एंड इंडिया, जो रिस्ट्रिक्ट करता है डीपर स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस को। फिर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो डीपेन कर रहा है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को, शेयरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन एंटी पायरेसी एंड HADR ऑपरेशंस। अपग्रेड करना है CECA को विद फोकस ऑन सर्विसेज, डिजिटल इकोनॉमी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़। स्ट्रेंथन करना है डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स को फॉर ग्रेटर इंटरऑपरेटेबिलिटी और एनहांस करना है कोलैबोरेशन को एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में और स्टार्टअप्स में, जिससे हम फॉस्टर कर सकें लॉन्ग टर्म टाइज। प्रमोट करना है जॉइंट इनिशिएटिव्स इन क्लाइमेट एक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। तो ये हुआ बॉडी वाला पार्ट। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो सिंगापुर एक्ट करता है एक लिंचपिन की तरह इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, जो कंबाइन करता है इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और कल्चरल डायमेंशंस को। वेल जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस अभी भी हैं, एक प्रैग्मेटिक एंड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच ज़रूरी है ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया सिंगापुर टाइज को इनटू अ मॉडल पार्टनरशिप फॉर इंडो पैसिफिक एरिया। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है ये वाला आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फूड सिक्योरिटी एक्सटेंड्स बियॉन्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट टू एनकम्पास पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन। तो फूड सिक्योरिटी है वो बियॉन्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट के बियॉन्ड भी जाती है, जो एनकम्पास करता है पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन को। ठीक है, इसमें क्रिटिकली एनालाइज करना है इस व्यू को और असेस करना है हाउ चेंजेस इन डाइटरी प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं लैंड यूज डायनेमिक्स को। ठीक है, तो हम आते हैं फूड सिक्योरिटी से स्टार्ट करेंगे इस आंसर को। ट्रेडिशनली जो फूड सिक्योरिटी हैज़ बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड विथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कंसिडर्ड एज इट्स बैकबोन, जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक बैकबोन की तरह एक्ट करता है। तो फूड सिक्योरिटी बियॉन्ड प्रोडक्शन की बात करते हैं कि प्रोडक्शन से ज़्यादा तो हमको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देखना है। तो सिर्फ सीरियल्स की अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए, हमको बैलेंस डाइट के लिए फोकस करना है, पल्सेस में भी, फ्रूट्स में भी, वेजिटेबल्स में भी। कंजम्पशन पैटर्न्स देखना है, जहाँ पे राइजिंग डिमांड है प्रोटीन रिच डाइट्स की, प्रोसेस्ड फूड की और डाइटरी इन्फ्लुएंसेस की, जो प्रोडक्शन प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट करते हैं। पब्लिक पॉलिसी की बात करेंगे तो जैसे स्कीम्स है NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 या पोषण अभियान, ये हाईलाइट करते कंजम्पशन ड्रिवन डिमांड्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब इन्फ्लुएंस क्या है डाइटरी शिफ्ट्स का ऑन लैंड यूज़। तो जैसे हम सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली जो पॉलिसीज़ थी उसने प्रायोरिटाइज़ किया राइस और वीट को, जिससे मोनोक्रॉपिंग आप पे शिफ्ट हो गए हम, सॉइल डिप्लीशन होने लगी और ग्राउंड वाटर स्ट्रेस हो गया। प्रोटीन ट्रांजिशन की बात करते हैं तो राइजिंग डिमांड हुई मीट की और डेयरी की, उससे ज़्यादा पानी लगा, ज़्यादा लैंड लगा।
फिर हॉर्टिकल्चर एक्सपेंशन की बात करेंगे तो जब फ्रूट और वेजिटेबल के लिए प्रेफरेंस आया तो उसके बाद हमारा डेटा के हिसाब से हम देखें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया ग्लोबली हॉर्टिकल्चर का। कैश क्रॉप्स वर्सेस फूड क्रॉप तो इनका कंपटीशन चलता रहता है। जब इंक्रीजिंग डिमांड होती है शुगर, पाम ऑयल और बायोफ्यूल की तो उससे फूड ग्रेन्स अल्टर होते हैं। और क्लाइमेट इम्पैक्ट तो जो लैंड यूज़ है वो चेंज करता है और न्यू डाइट्स आती है, और मतलब क्योंकि सीरियल का अडेप्टेशन है उस हिसाब से होता है, डिफॉरेस्टेशन, मीथेन एमिशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे तो ग्रेटर फोकस होना चाहिए डाइट डाइवर्सिटी पे विच कैन इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। शिफ्ट टुवर्ड्स प्लांट बेस्ड डाइट्स कैन रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। तो यदि हम प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ मूव करेंगे तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम हो सकता है। कंसर्न्स की बात करते हैं तो अर्बन कंजम्पशन ट्रेंड्स है वो ड्राइव करते हैं अनसस्टेनेबल लैंड कन्वर्जन, और स्मॉल फार्मर्स फेस करते हैं डिफ़िकल्टी एडजस्टिंग टू वोलाटाइल डिमांड ड्रिवन क्रॉपिंग पैटर्न्स। जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है फूड कंजम्पशन में वो परसिस्ट करती है डिस्पाइट हायर एग्रीगेट प्रोडक्शन। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो हमको प्रमोट करना है सस्टेनेबल डाइट्स जिसमें मिलेट्स हों, पल्सेस हों और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हो। पॉलिसी अलाइनमेंट जिसमें हमको इंसेंटिवाइज करना है न्यूट्री, सीरियल्स, हॉर्टिकल्चर और सिर्फ राइस और वीट नहीं। एग्रो इकोलॉजी और डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो इनकरेज करना है मिक्स्ड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो प्रिसिशन एग्रीकल्चर, AI बेस्ड डिमांड फॉरकास्टिंग और बायोफोर्टिफिकेशन, इन सबको अलाइन करना है प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन नीड्स के हिसाब से। ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करेंगे तो शेयर करना है बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर FAO's फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क, जिससे हम बैलेंस डाइट पे फोकस कर सकें और सस्टेनेबल लैंड यूज़ पे। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो फूड सिक्योरिटी इज़ नो लॉन्गर सिनोनिमस विद इंक्रीजिंग प्रोडक्शन अलोन। इसके लिए हमको चाहिए न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी भी, सस्टेनेबल कंजम्पशन भी और इक्विटेबल एक्सेस भी। एज डाइटरी ट्रांजिशंस रीशेप करते लैंड यूज़ को, इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए होलिस्टिक अप्रोच जिससे हम बैलेंस कर सके एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को और पब्लिक हेल्थ को। तभी हम सब गोल एक साथ अचीव कर पाएंगे। तो आई होप ये आंसर क्लियर है। अब हम कल मिलेंगे 7 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।